थैंक यू मोहित जी, इतने शानदार स्वागत के लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। क्योंकि अगर मैं ईश्वर पे बिलीव रखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और हम सभी यहाँ बैठे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम सब उसी की मर्जी से यहाँ बैठे हैं। की मर्जी थी इसीलिए आपने जूम डाउनलोड किया, आईडी डाला और पासवर्ड डाला और यहाँ आ गए। ठीक है, तो यदि उसकी मर्जी से आ ही गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा। आपको यहाँ आज बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। और मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ट्रिपल डायमंड लीडर मंच कुमार सोनी सर का, है ना, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मुझे ये मौका मिल पाया है कि मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रख पाऊँ और कुछ बता पाऊँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। और दूसरा, मैं अपने सभी रेड क्लब लीडर जो ईडब्ल्यूएल परिवार में, हमारे सभी रेड क्लब लीडर जो अभी मुझे सुन रहे हैं, है ना, उनके आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को शुरू करना चाहूंगा, अपनी बात को रखना चाहूंगा। ठीक है। और हमारे सभी ईडब्ल्यूएल फैमिली के जो लीडर्स हैं, जो अलग अलग लेवल पे हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, ठीक है, सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा। ठीक है। और वो सभी लोग जो अभी सिल्वर होने वाले हैं और जो अभी नए लोग आए हैं, हमारे साथ नए लोग एसोसिएट हुए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ प्लान देखा है, वो भी मुझे सुन रहे होंगे, तो सभी का स्वागत है। और अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि शुरुआत परिचय से होनी चाहिए और आपको मुझे सुनना है अगले 15-20 मिनट। ठीक है। तो शुरुआत परिचय से होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ आप जान ले कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। और मैं बताना चाहूंगा कि अपने बारे में, कटनी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं। नाम मेरा आशीष आहूजा है। और इस सिस्टम में आने के पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा, जो कि शालियो मार्केट कटनी में है। और इस सिस्टम में लगभग 2.5 साल हो गए हैं। और आज उस 2.5 साल के अनुभव को मैं आपके सामने रखूंगा, अनुभव को शेयर करूंगा कि मैं इन 2.5 सालों में कैसे मैंने काम किया, किस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंचा। और मुझे लगता है कि वो सारी बातें जानने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि आप कैसे वहां से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं फैमिली की, तो पिताजी लोग 7 भाई थे। और पहले हमारा जॉइंट बिजनेस था, जॉइंट फैमिली था, फिर धीरे धीरे अलग हो गए और आज सेपरेट बिजनेस है और सेपरेट फैमिली हम लोग रहते हैं कटनी के अंदर। और बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं स्कूल से आते ही दुकान चला जाया करता था और बहुत सारी चीजें चीजें मैंने सीखी हैं। पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मैं शुरू से ही, और बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी 10th-12th करके मैंने जैसे तैसे फिर प्राइवेट कॉलेज वगैरह किया और मैं फिर कंटिन्यू बिजनेस में आ गया। और मैंने बहुत सारे काम किए ये अपने पिताजी के अलावा। मैं एक जगह एजेंट भी था एक सिस्टम में, और एक जगह मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी था, है ना। और हमारा चूंकि होलसेल बिजनेस है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का होलसेल काम किया है। ठीक है। मैंने बहुत सारी जगह घूमा है, कलेक्शन पे गया हूँ और महीनों महीनों बाहर भी रहा हूँ। 1.5 साल तक लगभग मैंने ट्रैवलिंग किया है, बहुत सारे काम किए। उसके बाद फाइनली मुझे समझ में आ गया कि कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हम फ्री हो सकते हैं। तो मैं रिसर्च में लग गया कि कौन सा ऐसा काम है जिससे मैं फ्री हो सकता हूँ। तो मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस डिजाइन किया और मैंने अपने दोस्त से बात की जिसका नाम HDS हमने रखा था, और जो कि हमने 1.5 साल किया कटनी और जबलपुर के अंदर। और जब मैं वो काम कर ही रहा था, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुए, लॉस हुए, और मैं 5-6-7 साल से मैं अ, खुद से वर्क कर रहा हूँ अब। और मुझे लगता है कि जब मैं 6-7 साल पहले, आज से 7-8 साल पहले मैंने अपने काम करना शुरू किए, तब से मैंने घर से बहुत कम सपोर्ट लिया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से ही अपने आप को इस्टेब्लिश करूँ। तो जब मैं 1.5 साल उस काम को कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉफिट हुए, बहुत सारे लॉस हुए, बहुत सारे फायदे और नुकसान हुए।
और जब वो काम मेरा बंद होने की कगार में था, तो कहते हैं कि ईश्वर जब आपके लिए एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो जब मैं जबलपुर में अपना ऑफिस ओपन करने की सोच रहा था, तो मुझे याद है कि 2017 का टाइम, होली का टाइम था। और मैं अपने कजिन के साथ होली के टाइम पे घूमने गया हुआ था जबलपुर। तभी एक ओला टैक्सी ड्राइवर से मेरी मुलाकात हुई और नंबर मैंने उसका ले लिया, और मैंने उससे उसने मुझसे बातचीत करना स्टार्ट की, और मैंने उसके बारे में पूछा। तो उसने बताया कि बाय चांस मैं ओला चला रहा हूँ, वैसे मैं कंसल्टेंसी में था, ये मैंने जॉब किया है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको काम सौंपा जाए, और सारी चीज़ें मैंने उसके साथ स्टार्ट की। लगभग 2 से 3 महीने मैंने ऑफिस भी ओपन किया जबलपुर में, HDS का। जब मेरी उससे मुलाकात हुई, तो एक नाम लिया करता था वो, सेफ शॉप करके कुछ बोला करता था कि एक सेफ शॉप करके एक इन्फॉर्मेशन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमेशा मैं रिजेक्ट कर दिया करता था कि नहीं यार, इन सब कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना सुने नाम से, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत ज्यादा सुपीरियर, बहुत ज्यादा बढ़िया मानता था। मुझे मुझे मेरा काम सबसे बढ़िया लगता था शुरू से ही। और मुझे लगता था सबसे बेस्ट काम मेरा है, और सबसे बेस्ट मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो मैं सब किसी की बात नहीं सुनता था, ना घर में मेरी फैमिली में कोई कुछ बोल रहा है। तो मेरा शुरू से ऐसा था कि जो डिसीजन जो करना है मुझे खुद ही करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, गलतियां करनी है, नहीं करनी है, तो जो मुझे करना है तो मुझे खुद के डिसीजन लेने हैं। तो उसको मैंने मना किया। मैंने कहा तुम एक काम करो, जो मैं तुमको काम देने वाला हूँ उस काम को यदि तुम करोगे तो तुम सक्सेस हो जाओगे। तुम इन सब फालतू कामों में ध्यान नहीं दो, और जो मैं तुमको काम बता रहा हूँ वो तुम करते रहो। तो वो मानने वाला नहीं था, और वो कटनी आया अपने कुछ लोगों के साथ में, और उसने मुझे कॉल किया, सर जो काम हम करने वाले हैं उससे संबंधित कुछ ब्रोशर होंगे, कुछ चीजें होंगे, कुछ जो भी आपके पास चीजें होंगी तो मुझे लाकर दे दीजिए, तो वो काम में आ जाएंगी। तो मैंने बहुत सारे ब्रोशर और पैम्पलेट्स उठाए जो हम कटनी में काम कर रहे थे। उसके बाद मैं उसको देने चला गया। मैं शॉप पे बैठा हुआ था, सिविल लाइन पे वो आया हुआ था, और शालीमार मार्केट में मेरा शॉप है जैसा कि मैंने बताया। तो वहां से ज्यादा 10 कदम की दूरी पे वो खड़ा था। तो मैं गया उसको देने, तो मैं देखता हूँ कि कोट और टाई में बहुत सारे लोग उसके साथ थे। उसका कहना था कि मेरे फैमिली से है, मेरे जीजा जी हैं, और मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। तो मैंने मिला सबसे, मुझे लगा यार कोट टाई में लोग आए हैं तो बढ़िया है, ने मेरा काम शानदार चलेगा जबलपुर के अंदर। तो मैंने बातचीत करना स्टार्ट की, और उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, तो मैंने बताया अपने बारे में सारी चीजें। तो उन्होंने बोला जो आप काम कर रहे हो उसको बढ़ाने के लिए और उससे संबंधित हमारे पास एक जानकारी है, और उन्होंने कार की बैक सीट पे मुझे बैठाया। कार की पीछे वाली सीट में मैं बैठ के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन ले रहा था, वही जो आपने देखा होगा, वही जो मैंने लिया। और जब कंपनियों की बात हो रही थी, प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तब तक तो मैं बहुत ज्यादा खुश था कि नहीं यार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कंपनियां कोलैबोरेट हो जाएंगी, और मेरा काम बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जब कंपनियां निकल गई, और जब दो वाली बात आई ना कि 2 लोग बनाने पड़ेंगे, मतलब 2 लोग आने पड़ेंगे, और वो जो चार्ट बन के आता है 2 4 8 16 32, वहीं से मूड खराब हो गया। और मेरे पास वैसे ही बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो मैंने सोचा उठ उठ के अब जाने के मैं बहाने ढूंढ रहा था अपने मन में। तो मैंने सोचा अगर बोलूंगा अच्छा नहीं लगा तो जाने नहीं देंगे, इससे अच्छा बोल देता हूँ बहुत अच्छा लगा। तो जैसी जानकारी खत्म हुई, लगभग 15 से 20 मिनट में इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई गई, और मैंने बोल दिया यार बहुत शानदार आपका प्लान है, और मैं जरूर आपको कॉल करूंगा, और अभी मुझे कॉल आ रहा है तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो वो मान नहीं रहे थे, और शॉप से मेरे कॉल आ रहा था, तो मैंने फॉर्म भर दिया, और मैं भूल गया इस बात को कि मैंने कुछ किया है। और जो एनवलप मुझे मिला था मैंने रख दिया शॉप पे कहीं साइड में, और मैं अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद कॉल आया, बधाई मिली कि सर आपके डाउन में बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो आपके बाद फॉर्म भरे हैं, और आपके नीचे जो लोग आए हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट फाइनल किया, तो आप भी अपना फाइनल कीजिए। क्योंकि मुझे काम करना नहीं था, तो मैंने सोचा क्या बोलूं, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मेरे घर में काम चल रहा है, तो आप एसी के मॉडल भेज दीजिए कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ डिसाइड करके। मुझे पता था कि फोन कटने के बाद ना मैं नंबर ब्लॉक करने वाला हूँ। ठीक है। तो फिर फाइनली मैंने कॉल काटा और नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे काम करना नहीं था। ठीक है। उसके बाद मुझे अलग नंबर से 2 दिन बाद कॉल आया कि सर आपने क्या डिसाइड किया। मैंने कहा, फिर जो बंदा था उसका नाम ज्ञानेश था, और जो उसके सीनियर थे उनका नाम पवन कुमार केवट सर था।
ठीक है, तो उनका कॉल आया, बोले आशीष जी हम आपको एक फंक्शन में इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कैसा फंक्शन है? तो उन्होंने बताया कि जिन डायमंड्स के बारे में आपने स्लाइड में देखा हुआ था उनसे मिलने का मौका मिलेगा, जो 2 लाख हफ्ते कमाते हैं, 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 1 करोड़ 4 लाख साल का जो कमाते हैं, उनसे आपको मिलने मिलेगा। तो मैंने कहा कब हो रहा है? उन्होंने बताया इस दिन को हो रहा है। मैंने कहा इस दिन मैं बिजी हूँ, इस दिन मैं बाहर रहता हूँ, हफ्ते में 2 दिन मैं बाहर जाता हूँ, तो वो दिन मेरा फिक्स है, तो फिर कभी देखेंगे। तो उन्होंने बोला सर आशीष जी आप अपना दिन यहाँ वहाँ शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन ये फंक्शन जो है 2 साल 3 साल में एक बार होता है। आपका जो काम है वो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन फंक्शन आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो आप समय निकालिए और जरूर आइए, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर एक दिन पहले उनका फिर कॉल आया, जब फंक्शन होने वाला था। उन्होंने बोला आशीष जी कल आ रहे हैं ना, आपकी सीट हमने बुक करवा दी है और आपको पहुंचना है। मैंने सोचा ट्राई करके देखता हूँ, हो गया नेक्स्ट डे चला जाऊंगा अपने काम को करने। वैसे भी मुझे उन लोगों से जरूर देखना था, मुझे उन लोगों से मिलना था कि यार ऐसे कौन से लोग हैं जो 2 लाख हफ्ते कमा रहे हैं। और क्योंकि मैं नहीं जानता ऐसे मार्केट में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मार्केट में काम कर रहे हैं, अच्छा व्यापार है उनका, बहुत शानदार व्यापार है, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, करोड़ों का टर्नओवर है इनका। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि 2 लाख हफ्ते हम कमा रहे हैं 8 लाख रुपए में। तो पहली बार मैंने ये बात सुनी थी, और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि 2 लाख हफ्ते और 8 लाख रुपए महीने इस तरीके से कमाए जाते हैं। और 40 लाख साल का पैकेज 1 करोड़ 4 लाख साल में कमाए जाते हैं, ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जाके देख लेते हैं, और देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या बुराई है। ठीक है, तो सिर्फ देखने के लिए कि नहीं यार होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे लोग होते होंगे। चलो बुला रहे हैं तो देख के आते हैं। और मेरा वैसे भी मैंने सोचा यार मेरा ऑफिस है ही है वहाँ पे, कटंगी रोड बजरंग नगर पे मैंने अपना ऑफिस ओपन किया था जबलपुर में। तो मैंने सोचा यार वहाँ के भी काम निपटा लेंगे और ये भी फंक्शन अटेंड कर लेंगे, देखते हैं। फिर मैं पहुंचा लेट, तो मैंने सोचा पहले देख लेते हैं 1-2 घंटे बैठ के। बीके कैसल होटल जबलपुर में है, वहाँ पे फंक्शन रखा गया था। मैं पहुंचा और मैंने कॉल किया, मैं एंट्री हुई, मुझे एक पास दिया गया, मैं अंदर चला गया। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, व्यक्ति का वेलकम हो रहा है और बहुत शानदार स्वागत हो रहा है, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, धीरे धीरे फंक्शन निकलता जा रहा है, लोगों का नाम पुकारा जा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा था, और मुझे लग रहा था ये कैसी दुनिया है, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। और ये मतलब इतने ज्यादा एनर्जेटिक लोग हैं, इतने ज्यादा ऊर्जा है इनके अंदर, और बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं ये लोग, है ना। इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, मजे से बिल्कुल। और शानदार फंक्शन लगा मुझे, और मतलब अंदर ही अंदर ये बात महसूस हो रही थी, ये बात लग रहा था कि मैं क्यों नहीं हूँ इस लिस्ट में, मैं क्यों नहीं हूँ इस भीड़ में, जो ऐसे लोग जो स्टेज में जा रहे हैं उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, यदि मुझे उस लिस्ट में जाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस दुनिया में आने के लिए यार एक काम तो जरूर करना पड़ेगा यार, प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस है। तो लेना नहीं था, और चाहता भी नहीं था अपनी जेब से मैं पैसे निकालूं, क्योंकि मुझे लग रहा था यार आएंगे नहीं आएंगे, कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को देखा तो मुझे लगा कि इनमें और मुझ में क्या फर्क है। वही हार्डवेयर है, सेम, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख और 2 कान, वो सारी चीजें जो हार्डवेयर होता है, सारी चीजें तो सेम है। तो हार्डवेयर इनका सेम है, मेरा सेम है, तो एक बार करके देखते हैं। वो भी मेरे जैसे लग रहे हैं, मैं भी उनके जैसे लग रहा हूँ, दोनों सेम है। फर्क सिर्फ ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है, मैंने डिसीजन अब तक नहीं लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ। तो मैंने बात की, सर ऐसा है कि मुझे एसी वेसी नहीं लेना है, मुझे सिर्फ ना इस बिजनेस को एक बार ट्राई करना है, कि मैं करके देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी काम किया नहीं जिंदगी में, पहली बार मैंने 2 4 8 16 32 वाला प्लान देखा है, हम बने तुम बने। और मैं, मेरे खानदान में या मेरे आसपास के सर्कल ने भी किसी ने इस टाइप का काम नहीं किया। तो यदि आप बोल रहे हो तो सबसे कम वाला जो प्रोडक्ट हो मुझे बताइए, तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ, और मुझे बताइए कैसे इस काम को कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला आशीष जी 2 सूट लेंथ का पैक है हमारे यहाँ, वो सबसे कम का है, उसको लेके आप स्टार्ट कीजिए। मैंने पेमेंट दिया, पेटीएम ट्रांसफर। और मैंने बोला सर एक एक समस्या है लेकिन मेरी। बोले आशीष जी क्या समस्या है? मैंने कहा सर समय की दिक्कत है, समय की समस्या है, क्योंकि मुझे लगता है संडे भी मेरा खाली नहीं जाता है।
और बाकी अदर डेज में मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। आपको पता है कि मेरी जेब में 2-2 3-3 फोन रहते हैं, इतने सारे नंबर, इतने सारे फोन आते हैं। जब मैं प्लान देख रहा था तब 15-20-50 फोन आ गए थे, तो मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला आशीष जी आपको समय देना ही नहीं है। हमने कब कहा कि आपको समय देना है? तो मैंने कहा सर क्या करना है? उन्होंने बोला आशीष जी सिर्फ आपको लिस्ट बनानी है, जितने लोगों को आप जानते हो उतने उन लोगों की आप लिस्ट बनाइए और उनसे एक एक करके आप हमें मिला दीजिए, आपको समय देना ही नहीं है। तो मैंने बोला सर मिलाने से क्या होगा? बोले मिलाने के बाद वही होगा जो आपके साथ हुआ है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है सर, लेकिन एक और दिक्कत है कि मैं ऐसे लोगों को जानता नहीं कि जो लोग इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि मेरे साथ के सभी लोग के पास सारी चीजें हैं, बिजनेस है और गाड़ी है वगैरह वगैरह, जो कुछ हम बताते हैं कि ये ड्रीम है, सारी चीजें हैं। तो बोले आशीष जी ये तय करना हमारा काम नहीं है कि कौन लोग इस बिजनेस में आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये तय करना, ये सोचना काम उनका है। यदि वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या, वो क्या सोचेंगे? जो उनको सोचना है वो उनको सोचने देंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम अपना काम तो कर दें। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, लिस्ट भी है मेरे पास, समय भी, चलिए ठीक है आप बोल रहे हो देना मिलाना है, लेकिन आप रहते हो जबलपुर में, मैं रहता हूँ कटनी में। कटनी में कोई आदमी इस काम को कर नहीं रहा है और मुझे आप मुझे ज्वाइन करा रहे हो, तो मैं कैसे करूंगा इस काम को? बोले हफ्ते में एक दिन हम आया करेंगे, आप अपने लोगों से मिलाना और धीरे धीरे लोग आपके साथ आते जाएंगे। तो उस समय दोस्तों जब मैंने शुरुआत की थी तब कटनी में कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं था, और शुरुआत जब मेरी हुई मैंने लिस्ट बनाई और सब लोग आए, मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, उसमें से 7-8-9 लोग आए। मॉल के फूड कोर्ट में हमने प्लान, मैंने अपने लोगों से मिलाना स्टार्ट किया कि पहले दिन पे। तो जितने लोग आए सबने अलग अलग तरीके के सवाल किए, बहुत सारी गाथाएं बोली, बहुत सारी बातें बोली इस प्लान के बारे में, जो मुझे भी नहीं पता था वो बोला, है ना। लेकिन मुझे फर्क इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखी थी कि कोई जुड़ेगा। ठीक है, मैंने करीब 30 से 37 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं थी कोई जुड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया सर मेरे लोग नहीं जुड़ेंगे, काफी मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ उनकी है ऐसा वो समझते हैं, तो मेरे लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं मिला दूंगा। और यदि मिलाने से काम बनता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करने में हर्ज क्या है। तो मैंने मिलाना स्टार्ट किया, पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, 9 लोग आए और 9 के 9 लोग चले गए। मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगा आप लोग आए, और नेक्स्ट वीक फिर ट्राई करते हैं। अगले हफ्ते फिर सर आए, तो हमने फिर एक रेस्टोरेंट में बैठे जहाँ पे हम लोग काम किया करते थे। तो फिर कुछ लोग आए और फिर कुछ लोगों ने बोला कि हम बताते हैं सोचते हैं, तो दूसरा हफ्ता भी ऐसे ही निकल गया। और मुझे रिग्रेट नहीं था इस बात का कि लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि यार लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत सारी परवाह करते हैं। तो मुझे लगा यार नहीं करेंगे, हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, सामान तो आ ही जाएगा, ट्राई करने में हर्ज क्या है। यदि ये मौका मुझे मिला है तो एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं कर रहा था। और तीसरा हफ्ता आने से पहले सर ने मुझे कॉल किया, बोले आशीष जी जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया है उन लोगों से आप जाके एक एक बार मिलिए, बात करिए उनसे, जानने का प्रयास कीजिए कि उन्हें प्लान कैसा लगा, और जो बातें जो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बोलिए, आप फिर बताइए उन्होंने क्या बोला। तो मैं वैसा करने लगा। फिर मैं उनसे किसी से फोन लगा लेता था, किसी से मिल लेता था, ये सब मैं करने लगा। तो कुछ लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हुए, कुछ लोगों ने 600 रुपये दे के फॉर्म भरना स्टार्ट किया, और उसके बाद फॉर्म फिलअप जब हो गया उनका, तो उसके बाद डीडी कन्वर्शन की बारी है। अब प्रोडक्ट लेना है उनको। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोडक्ट लेते हैं लोग, तो जब आप नए नए होते हो, जब मैं नया नया था, तो लोग बोलते थे कि तुमको कितने पैसे आ गए, तुमने कितने कमा लिए, तुमने कितने तीर मार लिए। बहुत सारे लोग अलग अलग, हमने बहुत टाइम तक इसी तरीके से बिजनेस किया, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे कि मतलब हमने दुनिया देखी है और कंपनियां आती हैं चली जाती है। और बहुत सारे लोग, मैं चूंकि मैं 26 साल की उम्र थी मेरी जब मैं ज्वाइन किया था, आज से 2.5 साल पहले, तो लोग बोलते थे कि अब तुम हमें बताओगे। बहुत बड़े बड़े लोग भी मिलते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे। तो शुरू में जो मेरे पर्सनल जो कांटेक्ट थे, जो मेरी हॉट लिस्ट थी, उसमें जब मैंने काम किया तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि यार तुम्हारे को कितने आए हैं, कटनी में कौन कमाया है। तो मैंने फिर अपने सीनियर से बात की, उन्होंने बोला आशीष जी आपको अपना फेथ देना पड़ेगा, तब लोग इस बिजनेस में आएंगे। तो मैंने कहा क्या करना है? उन्हें बोलिए सर हम बैठे हैं, आप अपनी लिस्ट बनाइए, हम बैठे हैं, आप अपनी लिस्ट बनाइए, हम बैठे हैं। तो मैंने बोलना जब स्टार्ट किया
तो ये सबसे पहले तो मेरा एक कजिन है, उसकी मुझे डीडी मिली, ठीक है। मैंने उसके साथ बैठ के लगभग 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बात की। सर ने जो जो बताया था मैंने वैसा वैसा बोला उसको, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आशीष तू बोल रहा है तो मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। तो पहली डीडी थी मेरी। उसके बाद जो मेरे HDS से कनेक्टेड लोग थे, मैंने उनको ट्राई किया, उनको बोलना स्टार्ट किया। फिर उनसे सर तीसरे हफ्ते से फिर हम ना फॉलो अप करना स्टार्ट करने लगे। हम नए लोगों को प्लान भी दिखाते थे और फॉलो अप भी करते थे। फिर ऐसा 4 हफ्ते तक लगातार चला, तो 7 8 9 फॉर्म भर गए थे और 2 3 डीडी आ चुकी थी। मेरा बुलसाई कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 5वें हफ्ते सर आया नहीं, तो मुझे मतलब दिल की धड़कनें तेज होने लगी कि अब क्या होगा, आप सर आएंगे कि नहीं आएंगे। और फोन भी 1 2 बार मैंने लगाया तो रिसीव नहीं कर पाए किसी कारण। तो मैंने उस व्यक्ति को फोन लगाया जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, क्योंकि मुझे ज्वाइन किसी और ने कराया था, मेरा सपोर्ट कोई और कर रहा था। और 90% ऐसा ही होता है ज्यादातर लोगों के साथ कि ज्वाइन आपको कोई और कराता है, लेकिन आपका सपोर्ट उसका सीनियर करता है, आपका अपलाइन। क्योंकि हो सकता है कि जो आपको ज्वाइन कराया वो कुछ दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हो, तो उससे ज्यादा नॉलेज ना हो। तो मुझे जिसने ज्वाइन करा था उससे ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ज्यादा अनुभव नहीं था। तो मैंने उस व्यक्ति के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसे नॉलेज था, जिसके पास अचीवमेंट थे, जिसके पास इनकम फाइल थी। तो 5वां हफ्ता बीत गया। फिर मैं अपने ऑफिस के काम से जब मैं जबलपुर गया, फ्राइडे का दिन था। अब मैं पूरा दिन अपना काम निपटाया और फिर ज्ञानेश क्या बोलता है, मतलब जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, वो क्या बोलता है कि सर आज फ्राइडे भी है और ट्रेनिंग भी होता है जबलपुर के अंदर शाम को 5:30 6 बजे, तो हम एक बार चलेंगे वहां पे। मैंने कहा ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। मैंने कहा हमको सीखने का जरूरत है क्या। तो बोले नहीं सर, आप एक बार चल के बैठिए और वहां पे आपको बैठने से पता चलेगा कि कितने सारे लोग आते हैं, हॉल का माहौल क्या। मैं कभी हॉल नहीं गया, कभी मैंने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई सिखा रहा है करके। तो मैंने बोला चलो ठीक है, टाइम मिलेगा तो हो आएंगे। फिर 5:30 6 बजे हम फ्री हो गए, तो मैंने सोचा एक राउंड मार के आते हैं। फिर हम लोग गए महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि सिविक सेंटर चौपाटी के सामने है। हम वहाँ ऊपर गए तो एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, एक्चुअली 6:30 बज गए थे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, हम पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे और डायमंड लीडर आनंद तिवारी सर का ट्रेनिंग चल रहा था। और जितनी भी बातें वो बता रहे थे, कुछ कुछ समझ में आ रही थी, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रही थी, है ना, क्योंकि पहली पहली बार में ट्रेनिंग और प्लान नहीं समझ में आता है। तो जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो मुझे जब वो बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैंने शुरुआत किया वगैरह वगैरह, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, लिस्ट के बारे में बताया, इनविटेशन के बारे में बताया, है ना, ड्रीम्स के बारे में बताया, 8 स्टेप जो भी ट्रेनिंग होता है हमारा उसके बारे में बताया। तो वो सारी चीजों में ना ज्यादा मेरा फोकस तो नहीं गया, लेकिन इस बात पे वो इनकी एक लाइन थी जो मैं आज तक मुझे याद है और मैं नहीं भूलता हूँ, कि इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए ना आपका नजरिया जो है डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस बिजनेस में आ रहे हो, एंट्री कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि नजर वही है, नजरिया अलग अलग होता है, प्लान वही है, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन कुछ लोग सफलता ले रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि आप इस बिजनेस में अगर प्रोडक्ट लेने आए हो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप पैसे दोगे आपको प्रोडक्ट मिल। अगर आप चाहते हो कि आपके सिर्फ 2 लोग आए इस बिजनेस में, तो वो भी आएंगे और आपके 2 लोग आ जाएंगे और आपको 2 लोगों का इनकम भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, इस बिजनेस में कुछ हजार हर महीने आने चाहिए, 5 7 हजार आने चाहिए, 2 4 हजार हर महीने आने चाहिए, 10 12 हजार आने चाहिए, तो वो भी आएंगे, क्योंकि आपका नजरिया है कि मुझे 10 12 हजार आने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे डायमंड बनना है, तो आप वो भी बनोगे। नजरिया डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो और आप वो यहाँ से पा सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है। तो वो लाइन मैं कभी नहीं भूला और मैंने सोचा कि नहीं यार, नजरिए को बदलना है। और जो मैं पहले सोच रहा था कि ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करने वाला बिजनेस नहीं है, ये सफलता पाने का बिजनेस है, ये जिंदगी में यू टर्न लाने वाला बिजनेस है। तो मैंने थोड़ा सा सीरियसली लिया उस ट्रेनिंग को, और मैंने सुना गौर से। और लास्ट में बुलाया जा रहा था कि एक ऑफर चल रहा है बैंकॉक करके, तो कितने लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो स्टेज पे आ जाए। तो मुझे लगा यार, हम तक तो आज तक चाय में हमने 2 कप ही मिले हैं अपने को फ्री। और फ्री यानी इनाम ऑफर के नाम पे तो अपने को ज्यादा चीजें मिली नहीं। हमने जो भी चीजें पाई है यानी खुद से ही हमने ट्राई किया है। ऑफर तो कभी हमारा कोई क्वालिफाई हुआ ही नहीं।
तो हाँ, मैंने सोचा यार ये बैंकॉक हमारी लिस्ट, हमारे लिए नहीं है बैंकॉक वगैरह, ये दूसरे बड़े लोगों के लिए है जो पहले से कर रहे हैं। तो मुझे मेरे सीनियर ने बोला नहीं आपको स्टेज में जाना चाहिए, तो मैं स्टेज में गया और बोलने से बस चला गया कि ठीक है आप बोल रहे हो तो चले जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बैंकॉक हो सकता है करके। मेरा बुलसाई का सम्मान हुआ, 3 सेल हो जाती थी तो पहले बुलसाई का सम्मान होता था, लास्ट फ्राइडे था इसीलिए बुलसाई का रिकग्निशन हुआ। उस रिकग्निशन ने मेरी भूख बढ़ा दी, मेरा नाम बुलाया गया और मैं स्टेज में गया। कटनी का नाम बुलाया गया, मेरे शहर का नाम बुलाया गया, मेरा नाम बुलाया गया और मैं स्टेज में गया, मुझे एक फूल मिला और मैं, मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे थे और तालियां बज रही थी। तो मुझे लगा यार शायद मैं यही चीज ढूंढ रहा था अपने काम में, शायद मैं यही चीज बहुत समय से चाह रहा था कि ऐसा कुछ मुझे मिल जाए। तो जब मैं वहां पहुंचा और स्टेज में खड़ा था, बुलसाई का सम्मान ले रहा था, तो मुझे लगा नहीं यार, अ, यही चीज मैं चाह रहा था। मुझे लगता है कि इस बिजनेस को सीरियसली मुझे करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि मेरा काम जो है उसे समेटना बड़ा मुश्किल था। मेरा काम जो बहुत ज्यादा फैला हुआ था उसे समेटना बहुत मुश्किल था। मेरे सीनियर ने उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हुई एक ही बात बोली कि आशीष जी अब हम कटनी में रुक के काम करेंगे और आपको क्वालिफाई कराएंगे बैंकॉक। तो हालांकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे रिजेक्शन में देख चुका था और 18 लोगों को लाना मेरे लिए मतलब ऐसी बात थी कि आप समझिए कि रेगिस्तान में पानी निकालना, क्योंकि कटनी में कोई कर नहीं रहा इस बिजनेस को। कोई किसी को बोलते थे कि यार पैसे आएंगे तो बोलते थे कटनी में किसको आए, किसी को बोलते थे कि अचीवमेंट आएंगे यहाँ से, गाड़ी आएगी और टू व्हीलर आएगा और आप बैंकॉक जाओगे, विदेश यात्रा जाओगे, ये होगा वो होगा। तो लोग बोलते थे कौन गया है अभी तक ये बता। तो मेरे पास ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होते थे लोकल दिखाने के लिए कि यार मेरे पास ये मतलब इस बिजनेस से ये आ रहा है, क्योंकि जो मैं देख चुका था वो उनको मैं दिखा नहीं पा रहा था। तो फिर मैं फाइनली क्या करता था कि मैं अपना बुद्धि नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया, मैंने सर से पूछा कि सर करना क्या है बैंक को अचीव करने के लिए, और आप ही बताओ, जैसा जैसा आप बोलोगे मैं वैसा वैसा करने को तैयार हूँ। मतलब मैं अपने आप को इनडायरेक्टली सौंपना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बैंकॉक जाना है। और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस बिजनेस में लाने का ये ब्रिज था मेरे लिए। अगर वो ब्रिज बन नहीं पाता या वो ब्रिज तैयार नहीं हो पाता तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता। मैं उस ट्रेडिशनल मार्केट से हट के इस बिजनेस में कैसे आया, सिर्फ बैंकॉक के ऑफर के ब्रिज की वजह से। वो जब मुझे ब्रिज दिख रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि यार ऐसा कोई काम मैं कर सकता हूँ कि यार मैं बैंक को अचीव करूँ। बिलीव नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन सीनियर ने यकीन दिलाया कि होगा करके, आप सिर्फ लोगों से मिलाओ, लोगों से मिलाओ, बस इतना काम है। मैं लिस्ट अपडेट करता गया और मैं, मुझे याद है कि जून 2017 की बात है, सर कटनी आए थे और फिर धीरे धीरे मैंने अपने लोगों से मिलाना चालू किया। 5 जून से हमने काम करना स्टार्ट किया था और जो काम हम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में नहीं कर पाए थे वो काम हमने केवल 15 दिन में कर दिया। हम 1 महीने में एक एक, दो दो घंटा, 3 3 घंटा लोगों को समझाते थे, बात करते थे, तो 2 3 8 10 फॉर्म भरे थे, 2 3 डीडी आई थी, लेकिन 15 दिन के अंदर हमने 15 सेल निकाला। 18 सेल मेरा कंप्लीट हो चुका था और मैं बैंकॉक अचीव हो चुका था। और बैंकॉक अचीव होने के बाद मुझे खुद नहीं लग रहा था कि यार हो गया, मतलब कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे है, मैं बैंकॉक अचीवर बन गया, मैं बैंकॉक जाऊंगा। मैं घर में किसी को बता रहा था तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था, मैं अपने दोस्तों को बता रहा था तो वो मान नहीं रहे थे, अरे ये सब भूलने वाली बातें हैं कि बैंकॉक कोई जाएगा, बैंकॉक कंपनी तेरे को भेजेगी, तो क्यों भेजेगी, तूने कौन सा तीर मार दिया। मैंने कहा पता नहीं, बोल तो रहे हैं, ऐसा मैसेज तो आया है, मैंने मैसेज दिखाया, मैंने कहा देखो आया है। तो लोग मान नहीं रहे थे। फिर ना मेरा कुछ दिन बाद मेरी शॉप में 10 15 20 लोग आ गए। मैं शॉप पे बैठता था पहले भी और अपने काम करते हुए भी, तो शॉप पे बैठा था तो 15 20 लोग आ गए मेरी शॉप पे और अचानक आए और मतलब मालाएं पहनाने लगे। मेरे मेरे जितने भी सीनियर्स थे और जबलपुर से भी बहुत सारे लोग आए थे और कटनी से जो मेरे साथ ज्वाइन थे उनमें से कुछ लोग थे, और मतलब पिताजी को मालाएं पहनाने लगे, मुझे मेरे भाई को पहनाने लगे। तो मैं मुझे लगा ये क्या हो रहा है, बहुत जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं तो वो देखने लगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब आशीष ने ऐसा किया क्या है, और बहुत सारी चीजें उस समय फील हो रही थी क्या हो रहा है। मैंने अपने पिताजी को बताया नहीं था, मैंने अपने घर में बताया नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। वो तो साइड में चल रहा था, अपना साइड वर्क था हमारा, ठीक है, मेन वर्क तो कुछ और था। तो पिताजी को पता, उस समय कोई सवाल जवाब उनने किए नहीं, लेकिन मतलब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो मेरे सीनियर पवन कुमार केवट सर ने पिताजी से बात की और बोला कि आपका बेटा बहुत मेहनती है और ये बहुत अच्छे हाथों में आ गया है, और जो भी उन्होंने बात की।
और बिल्कुल आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह आगे बढ़ेगा ऐसा करके। और मुझे याद है कि उस दिन पिताजी की आंखों में मतलब नमी सी थी, मैं देख पा रहा था कि नहीं यार मेरे बेटे ने कुछ किया है। उसके बाद दोस्तों वो दिन मैं चाह रहा था कि हमेशा ऐसा दिन आए कि मेरे फादर मेरे लिए ऐसा सोचे, क्योंकि उससे पहले 15 दिन के अंदर जो मैंने काम किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंकॉक अचीव करने के लिए जो हमने 15 दिन मेहनत की थी, तो मेरे घर वालों को ये लग रहा था कि पागल हो, क्योंकि मैं मतलब टाइम से पहले घर से निकल जाया करता था, लेट लेट घर आता था। उन 15 दिनों में मेरे घर वाले मान चुके थे कि लड़का हाथ से निकल चुका है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि मैं क्या करूँ। बस मैं दिमाग में एक नशा था, ना खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था, और ना घर में टाइम दे रहा था। मैं मतलब कुछ और करता ही नहीं था। मैं मुझे याद है कि हम लोग दिन भर फील्ड करते थे, दिन भर लोगों से मिलते थे। उन 15 दिनों में जो हमने मेहनत की, मुझे नहीं लगता है कि आज तक मैंने उतनी मेहनत की होगी, है ना। तो 15 दिनों में जो मैंने काम किया, सिर्फ ये था मेरा काम कि मैं अपने लोगों से मिलाऊं, और उस 15 दिनों का जो मुझे बेनिफिट मिला वो बहुत शानदार था। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे। एक स्क्रीन दिख रही होगी हाँ दोस्तों हाँ आपको? दिख रही है। जी जी। दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरी शुरुआत हुई, और मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने प्लान दिखाया था, मैंने एक कार की बैकसीट में फॉर्म भरा था। ये फोटो आप देख रहे होंगे, इसी कार की बैकसीट में मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। और मेरा फोटो क्लिक हुआ था, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक फंक्शन में गया था, ठीक है। और उस फंक्शन में जाने के बाद फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं यार इस बिजनेस को करना चाहिए। मैंने फिर ज्वाइनिंग ली, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जब हमने काम करना स्टार्ट किया, जैसे ही 2 लोग आते तो आपका पहला इनकम आता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो आप। तो मेरा पहला इनकम आया 2 लोगों पे 1,000 रुपए का, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट था कि यार मेरे नाम से कंपनी से कोई चेक बन के आया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और जैसे कि मैंने बताया, फिर हमने जब बैंकॉक अचीव करने के लिए हमने स्टार्ट किया कि बैंकॉक करना है करके, तो हमने अपने जो भी मेरे पहचान के लोग थे उनसे मिलना स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑफर चल रहा था, जो मैंने बताया समर सिकंदर 2017, जिसमें मैंने बैंकॉक अचीव किया था, और जून 2017 में इस ऑफर को मैंने 15 दिन में क्वालिफाई किया कटनी के अंदर सिस्टम। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि नहीं यार अब सिस्टम स्टार्ट करेंगे और लोगों को हॉल से प्लान दिखाएंगे। मुझे नहीं पता था सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टअप होगा, लेकिन बस जैसे जैसे सीनियर बताते जाते थे, जैसे जैसे मुझे गाइडलाइन मिलता जाता था, वो मैं करता जाता था। फिर कुछ समय बाद मैं काम करते करते सिल्वर हो गया, है ना। और फिर धीरे धीरे और तेजी से काम हुआ, फिर मैं सेकंड लेवल, जो डायमंड के 7 लेवल होते हैं डायमंड बनने के, पहला लेवल सिल्वर होता है, दूसरा गोल्ड होता है, तो मैं गोल्ड भी हो गया। देन आफ्टर थर्ड लेवल पर्ल होता है। तो 500 प्लस का जब आपका टीम हो जाता है तब आप पर्ल हो जाते हो, तो मैंने पर्लशिप अचीव किया। और बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली मुझे, फिर घूमने के मौके मिले, इंडिया ट्रिप मिले, लैपटॉप मोबाइल एसी, ऐसे ढेरों अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिए। 4 बार इंडिया ट्रिप किया है मैंने, विदेश यात्रा अचीव किया है यहाँ से कई बार, है ना। और बहुत सारी चीजें जो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए नहीं मिली थी, वो मुझे यहाँ से बहुत कम समय में मिली, ठीक है। और अ, मैं जब शुरुआत किया था तो मुझे बहुत सारे बेसिक्स बताए गए थे, बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी, जिस कारण मैं यहाँ तक पहुंचा। तो अगले 15 से 20 मिनट में वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मुझे मेरे सीनियर ने जो आज तक सिखाया है, जो मेरा 2.5 साल का अनुभव है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद आपको कुछ सीखने मिले, शायद आपको कुछ जानने मिले, शायद मेरी बातों से आप कुछ समझ पाए कि किस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम जिस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। ये मेरे लिए नया वर्ड था, ये मेरे लिए नया शब्द था जब मैं इस बिजनेस में आया। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जब मैंने पता किया कि क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में यदि हम बात करें,
तो कहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में दुनिया को इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन नॉलेज नहीं। मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, अरे वो दो बनाने वाला काम, अरे वो चेन बनाने वाला काम, अरे वो टोपी पहनाने वाला काम, अरे बहुत सी चली गई। तो मेरे से भी बहुत सारे लोग मिलते थे, तो मैं कंफ्यूज रहता था कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस बिजनेस में तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार हम फंसा रहे हैं किसी को, या तो हम टोपी पहना रहे हैं, या तो फिर हम, या तो कंपनी जाएगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि मैं जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव मुझे है कि जिस तरीके से हमारी कंपनी का काम करने का स्टाइल है, जो पैटर्न है, जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, और जो अपग्रेडेशन है, जो सारी चीजें मैंने देखी। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइन होने के बाद तुरंत लालच में आके ज्वाइन कर लिया, मैंने प्लान देखने के बाद तुरंत डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, कि यार करना चाहिए, यार पैसे आएंगे। पैसा मोटिवेशन नहीं था मेरे लिए। मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें देखी, मुझे यहाँ से सिक्योरिटी समझ में आई कि यार जिस काम को मैं कर रहा हूँ, मेरे सीनियर ने एक बात कही, आशीष जी आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप पैसा कमाते कमाते मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तो आपका जो हुनर है, आपके पास जो टैलेंट है, उस हुनर से, उस टैलेंट से क्या आपके घर वाले पैसे कमा पाएंगे? मेरे पास कोई जवाब, बस जवाब हो तो बताइएगा। मेरे पास जवाब नहीं। मैंने कहा नहीं कमा सकते सर। बोले लेकिन इस सिस्टम में, इस मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में ताकत है कि आप काम करते रहो, आपको काम करते करते हो जाए, इंडस्ट्री आपके घर में पैसा देती रहेगी, ये सिस्टम आपके घर में पैसा देता रहेगा, ये कंपनी आपके घर में पैसा देती रहेगी। इस बात का प्रूफ है मेरे पास, इस बात के बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। और दूसरा उन्होंने सवाल किया कि आशीष जी मुझे बताइए, आप जो काम करना चाहते हो उतना कितना पैसा कमाते हो, या कितना पैसा कमाना चाहते हो जो आप काम कर रहे हो? मैंने कहा सर पैसे की कोई लिमिट नहीं होती है, हम तो चाहेंगे जितना ज्यादा ज्यादा मिले। बोले आशीष जी उसका कोई प्लान है आपके पास, कि आपके पास उतने पैसे आ ही जाएंगे इतने साल में, या उतने आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, उतने आप सफल हो ही जाओगे? मैंने कहा सर प्लान तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ में आता जा रहा है, मैं खुद ही सारी चीजें करता हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, सारी चीजें मुझे सीखने में मिल रही हैं। बोले आशीष जी ऐसा तो करते पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, समय हमारे पास सीमित है। 86,400 सेकंड मिलते हैं हमको एक दिन के अंदर हमारे समय के अकाउंट में। चाहे आप उसको वेस्ट करें चाहे इन्वेस्ट करें, ये आपके ऊपर है। 28 से 30 साल की उम्र तक हर आदमी ये सोचता है कि यार मैं क्या करूं, उसके बाद 30 साल लगातार वो काम करता रहता है, 60 साल बाद वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद सोचता है काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो आशीष जी अगर आप यही सोचते और करते और प्लान बनाते बनाने निकाल दोगे, तो अपनी लाइफ को enjoy करोगे। पैसे कमाने में पूरा टाइम निकाल दोगे तो आप अपनी लाइफ के जियोगे कब? यदि आप अपना अचीवमेंट देखना चाहते हो, अपने, आप उस व्यक्ति को देखिए जो 20 साल पहले से उस काम को कर रहा है जो काम आप आज कर रहे हो। मैं अपने पिताजी को देखता था कि 60 साल की एज है और आज भी शॉप पे बैठे हैं और आज भी बिजी हैं। तो मेरे सीनियर मुझे समझाते थे कि वो है आपका फ्यूचर। और यहाँ देखिए, यदि 5 साल पुराने व्यक्ति को मैं देखता था, 6 साल पुराने व्यक्ति को देखता था, तो मुझे लग रहा था यार वो तो फाइनेंशियली भी फ्री है, टाइम फ्रीडम है, इसके बाद मनी फ्रीडम है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे लाइन चेंज करने का जरूरत है, और मैंने आज नहीं किया तो कल तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने लिया कि नहीं यार, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो मुझे चाहिए लाइफ में वो सब यहाँ से मिल सकता है, तो मैं क्यों चार काम करूँ? मैं बहुत सारे काम करता था, मैं शॉप पे भी बैठता था, मैं अपना काम भी करता था, मैंने खुद की शॉप भी उनकी पर्सनल, मैंने कहा 1 डेढ़ साल मैंने देखता हूँ ट्राई करके कि यार मैं बहुत अच्छा काम करता था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन मैं बिजी रहता था बहुत ज्यादा। मेरे सीनियर बोलते थे आशीष जी आपकी एक दुकान है, आप बिजी हो, यदि आपकी कल 4 दुकान हो जाएगी तो और ज्यादा बिजी हो जाओगे कि नहीं? और अगर 5 दुकान हो गई तो और ज्यादा बिजी हो जाओगे कि नहीं? काम आपके और ज्यादा बढ़ गए तो और ज्यादा बिजी होते जाओगे कि नहीं? मतलब आप समय से गरीब होते जाओगे, पैसों से अमीर होते जाओगे, लेकिन समय से गरीब होते जाओगे। और समय से गरीब हो गए तो उसके बाद समय जो है ऐसी चीज है जो जाने के बाद कभी लौट के नहीं आती। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने सोचा करके देखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। तो मैंने सोचा इसका नॉलेज ले लिया। लगभग शुरुआत के 6 महीने सिर्फ नॉलेज लिया, मैंने काम अपने सीनियर के साथ किया, मुझे नहीं पता था कैसे करना है, इसीलिए मैंने पूछा कि सर क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बुराई करते थे इस काम की। तो मैं पूछता था कि सर बुराई क्यों कर रहे हैं लोग, ऐसा मना क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों लोग परवाह क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलते थे कि आशीष जी 2016 तक कोई गाइडलाइन नहीं,
2016 तक ये काम एथिकल था या अनएथिकल किसी को पता नहीं, सिर्फ चल रहा था। 2016 से पहले ये काम सिर्फ चल रहा था, ना लीगल था ना इनलीगल, सिर्फ चल रहा था। गवर्नमेंट ने 2016 में एक गाइडलाइन जारी करी जिसमें 300-400 कंपनियों की लिस्ट है, जिसमें हमारी कंपनी टॉप 5 में आती है, जिसमें हमारी कंपनी नंबर 1 में आती है। तो मैंने कहा सर हमारी कंपनी और दूसरी कंपनीज में, या फिर जो कंपनीज आज नहीं है, लोग जिस कंपनियों की बात कर रहे हैं उनमें हमारी कंपनी में डिफरेंसेस क्या है। तो उन्होंने बताया कि आशीष जी 3 प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है मनी रोटेशन। मिशन क्या होता है, जिसमें आपको कंपनी क्या बोलती है कि आप पैसे जमा कीजिए, हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे और आपको इतने साल में इतने हजार देंगे। तो उन्होंने बताया कि आशीष जी आप जब कंपनियां ये काम करती है मनी रोटेशन, तो ये कहीं पे इन्वेस्ट करती है आपके पैसे को, यदि उन्हें फायदा होता है तो देती है, नहीं होता तो नहीं देती। तो इस कारण लोगों के अंदर ना ये धारणा है, ये भावना है कि यार मल्टी लेवल मार्केटिंग सारी कंपनियां एक जैसी होती हैं। दूसरा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनियां ये खुद का सामान बनाती हैं और बेचती हैं। तो मैंने कहा सर इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने बताया कि 80 प्रोडक्ट मान लेते हैं कंपनी ने बनाए और 20 प्रोडक्ट बिके, 20 नहीं बिके, लेकिन 20 का जो फायदा हो रहा है ना, उससे ज्यादा 20 नहीं बिकने से कंपनी को नुकसान हो जाता है। तो कुछ समय तक नुकसान झेलती है और फिर दिखती नहीं है। तो मैंने बोला फिर लोगों को क्या दिक्कत है। बोले लोगों को दिक्कत है कि लोग कहीं लेके नहीं गए, पैसे के बदले उन्हें सामान मिला, लेकिन जो उनको कमिटमेंट किया गया था वो नहीं हुआ। कंपनी हम क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा पूछा। उन्होंने बोला सर आशीष जी हमारी कंपनी रेफरल मार्केटिंग की श्रेणी में आती है। मैंने कहा रेफरल मार्केटिंग क्या होता है। बोले आशीष जी हमने आपको क्या किया था। मैंने कहा सर आपने प्लान दिखाया था। बोले वही है रेफरल मार्केटिंग कि हम पहले प्लान दिखाते हैं, हम प्लान शो करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, हम पहले जरिया बताते हैं, हम पहले रास्ता दिखाते हैं। सामने वाला यदि उसकी मर्जी है तो वो आना चाहे तो आ सकता है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हम पैसे की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अचीवमेंट की, हम बात करते हैं सुरक्षा की, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, हम सफलता की बात करते हैं कि आप सफल कैसे हो सकते हो। तो हमारा काम है लोगों को रेफर करना इस जानकारी के बारे में, लोगों को आगाह कराना फ्यूचर के बारे में, ये हमारा काम है। यदि किसी को अच्छा लगता है तो वो आ जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसीलिए आज हमारी कंपनी 20 साल से चल रही है। और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्कर, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि इस प्रोफेशन में ना नहीं चाहता था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बच्चा बोल रहा है कि यार मुझे नेटवर्कर बनना है, ना 5वीं में, ना 10वीं में, ना कॉलेज में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। आप पूछोगे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, दुकानदार बनना है, नौकरी करना है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि नेटवर्कर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब सुना होगा। नेटवर्कर बनना है किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये नेटवर्कर मेरे लिए नया वर्ड था, नया शब्द था कि नेटवर्कर होता क्या है। तो मैंने बोला कि सर ये नेटवर्कर बनते कैसे है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मुझे बताया गया कि नेटवर्कर जो होता है ना 4 ई से बनता है। 4 ई होते हैं जिसकी वजह से नेटवर्कर बनता है। और दुनिया का कोई भी आदमी जो प्रोफेशनल बनना चाहता है, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो या इंजीनियर हो, उसे इस 4 ईज से गुजरना पड़ेगा। ये 4 ईज उन्होंने बताया, मुझे समझ में आया कि नहीं यार वाकई में 4 ईज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिसकी वजह से लोग डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, इंजीनियर बने हैं, वो 4 ईज को समझना बहुत जरूरी है। तो जो 4 ईज उन्होंने बताया, पहला था एजुकेशन। एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा। आप किसी ऐसे डॉक्टर से नहीं मिलोगे जिन्होंने MBBS किया ही ना हो वो डॉक्टर बन गया हो, या किसी ऐसे वकील से नहीं मिले होंगे जो LLB किया ही ना हो वो लॉयर बन गया हो। आप नहीं मिले होंगे, क्योंकि शिक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने बोला आशीष जी इस काम को करना है ना, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इस काम को कैसे करना है। यदि आप खुद से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप भले ही अपनी फील्ड के मास्टर होंगे, भले आप अपने काम में माहिर होंगे, लेकिन इस काम की यदि आप शिक्षा नहीं लेंगे, आप एजुकेशन नहीं लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे समझ में आया नहीं यार, एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा उन्होंने बोला आशीष जी डॉक्टर जब MBBS जब कंप्लीट करता है डॉक्टरी करने के बाद, तो क्या होता है, एजुकेशन लेने के बाद दूसरी चीज क्या आती है, ई फॉर एग्जामिनेशन।
इम्तिहान होते हैं, टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, सही है। तो एजुकेशन के बाद एग्जामिनेशन भी आता है, और एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं एग्जामिनेशन की, सॉरी स्क्रीन कोई शेयर कर रहा है क्या? दिस विल स्टॉप, वांट टू कंटिन्यू दिस। आशीष जी, जी सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, केवल आप ही शेयर कर सकते हो, उसमें कर देना आप जी कर जी दीजिए ओनली होस्ट करके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जी 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 आपका एक ही डिवाइस है ना? सर लैपटॉप लिखा होगा, मैं लिख दूं लैपटॉप उसमें? अच्छा एक मिनट, रीनेम कर दूं? नहीं ठीक है, एक मिनट देख ले सर रहा हूँ। दोनों में आशीष लिखा है, मैं लैपटॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है, मैं जी उसको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ? जी 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 आप उसमें एक सेटिंग आएगा, हाँ 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 जी सर। अब देखो आप स्क्रीन के बगल में, शेयर स्क्रीन के बगल में एरो है। सर लिखा है ओनली पार्टिसिपेंट कैन शेयर नहीं नहीं, एट। नीचे नीचे वाला, सबसे नीचे एडवांस वाला कीजिए। हाँ हाँ एडवांस को क्लिक करने के बाद आएगा, तीन ऑप्शन आएगा, बीच वाला ऑप्शन होस्ट लिखा होगा सबसे पहले। जी 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 ओनली होस्ट। हाँ उसी को करना है बस। जी सर ओके। जी सर थैंक यू। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। मैं बता रहा था कि एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज है एक्सपीरियंस। एजुकेशन हो गया, यदि आप अनुभव नहीं लेंगे, कहने का मतलब ये है, यदि कोई एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया और एग्जाम दे दिया, आपने देखा होगा जो डॉक्टरी कंप्लीट करता है ना, वो किसी बड़े डॉक्टर के डाउन में काम, बड़े डॉक्टर काम करता है, कुछ सर्जरीज उसके साथ करता है, तो उससे अनुभव मिलता है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में अपलाइन होते हैं जो आप जिसके साथ काम लेते हैं, ठीक है। और चौथा होता है एथिक्स। एथिक्स आचार विचार। आप बिना एथिक्स के कोई काम नहीं कर सकते। डॉक्टर शपथ लेता है कि मैं पूरा काम अपनी से करूंगा, और मैं अपने जो टैलेंट मिला है, जो मुझे डिग्री मिली है, उसका मैं ईमानदारी से उपयोग करूंगा, और मैं हर व्यक्ति की जान की कोशिश करूंगा। ऐसे ही वकील भी शपथ लेते, बहुत सारे लोग एथिक्स लेते हैं, अपने एथिक्स बनाते हैं। तो हमें भी इस बिजनेस में एथिक्स की आवश्यकता है। ये चार चीजों का मिश्रण ही है जो हमें लेना है। और दूसरा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सफल होने के लिए क्या किया जाता है, सफलता का रास्ता क्या है? और तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सफल होने के लिए कुछ चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। तो सक्सेस जो पाथ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सक्सेस पाथ क्या है? सक्सेस पाथ में जो सबसे पहला पी है वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है धैर्य। यदि धैर्य नहीं होगा आपको अपनी जिंदगी में, मैं जिंदगी की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस बिजनेस में धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन जिंदगी में भी धैर्य की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, मर्सिडीज लेना है, तुरंत लेना, ये चीजें उनको तुरंत चाहिए। और मुझे लगता है किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश, मुझे याद है कि मेरे बड़े पापा ने जब पहली शॉप मार्केट में खोली थी तो उनको अपनी शॉप को एस्टेब्लिश करनी चाहिए थी, लेकिन आज ऐसा है कि उनकी शॉप में कस्टमर, लेकिन 4 साल पेशेंस रखा उन्होंने, तभी आज उनके शॉप पे लाइन। एग्जाम्पल है, मैं अपने के एग्जाम्पल इसी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे लोग जिनको अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने में समय लग गया, लेकिन आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जिनको शुरुआत में थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ा। एक डॉक्टर भी तो डॉक्टर बनने के लिए पेशेंस रखता है, कितने साल का कोर्स करता है, एग्जाम देता है, फिर अनुभव लेता है, फिर जाके वो डॉक्टर कमाता है। शुरू के 30 40 50 लाख रुपए वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, पेशेंस रखता है, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है। बनेगा कि नहीं पता, लेकिन पेशेंस तो रखता है। बिना पेशेंस से कुछ नहीं हो सकता। एटीट्यूड, नजरिया, अगर आपका नजरिया, पहले भी बात की कि नजरिए के बारे में पहले बात कर चुके हैं,
तो नजर वही है, नजरिया बदलना पड़ता है। नजर के पीछे का जो नजरिया है वही आपको सफल बनाता है। ठीक है, टीचेबिलिटी सिखाने योग्य, यदि जो चीज आपने सीखने ट्रेनिंग लिया, जो चीजें आपके पास चीजें सीनियर ने आपको बताई, यदि उसको आप सीखने योग्य नहीं बन पा रहे हैं, उसको आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उसको आप बता नहीं रहे हैं, हमारे माँ बाप ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो अपने बच्चे दे, तो हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार कभी नहीं आ पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम सीखते हैं, दुनिया में कोई भी चीजें हमें सीखने को मिलती है तो हमें लोगों को बताना चाहिए। चौथा है एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी। ईमानदारी से यदि हम अपने काम को करें, ईमानदारी हर चीज में, आप काम में या फिर किसी से भी बात करने में या बताने में या समझाने में, हर चीज की ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप सफल हो पाते हैं। तो जो 4 चीजें मुझे लगता है कि सफलता के लिए जरूरी है, तो मैंने आपको बताई। दूसरा, मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, एक विद्यार्थी की कहानी। बहुत सारे लोग मुझसे कि सर हम बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग प्लान को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ना कि वो क्या बोल रहे होते हैं वो हमें भी नहीं समझ में आता है। मतलब हम उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि पैसा नहीं, समय होने के बावजूद भी बोलते हैं कि समय नहीं। अरे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हमें समझ में नहीं आती, तो की बात जा करो। मतलब कई लोग निगेटिव बात करते हैं, कई लोग विपरीत बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ उनको, मैं हमेशा ये अपनी ट्रेनिंग में बात करता हूँ कि पीछे की बात जानने का प्रयास करें, आगे की बात समझ में आ जाएगी। पीछे की बात जानना क्यों जरूरी है, इस बारे में हम गौर करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से मैं बताना चाहूंगा कि पीछे की बात जानना क्यों जरूरी है और किस तरीके से हम पीछे की बात जान सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, अपनी क्लास में हुआ था, और टीचर ने उससे पूछा कि, चिंटू नाम था उसका, कि चिंटू मैंने आपको एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, तो आपके पास कितने सेब हो गए? तो चिंटू ने जवाब दिया 3 सेब। मैंने एक सेब दिया, एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, तो कितने सेब हुए? तो चिंटू ने बोला 3 सेब। ठीक है, और फिर दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किया, उसका नाम था मोनू। ठीक है, और फिर मोनू को खड़ा किया, मोनू से पूछा कि मोनू आप बताइए कि यदि हमने आपको एक सेब दिया, एक सेब दिया, तो आपके पास कितने सेब? 4। तो टीचर बोलती है चिंटू बोल रहा है 3, बोल रहा है 4। तो चिंटू को बैठने को बोला और मोनू से बोला, मोनू मैं आपसे फिर से सवाल पूछती हूँ, मैंने आप दिया, एक सेब दिया और एक सेब दिया, तो आपके पास कितने सेब है? तो मोनू बोलता 4, और चिंटू बोल रहा था 3। तो उसके बाद मोनू से दूसरा सवाल मैडम ने पूछा कि अच्छा मोनू एक बात बताइए, मैंने आपको एक संतरा दिया और एक संतरा दिया, तो आपके पास कितने संतरे हो गए? तो मोनू बोलता है 3। तो टीचर बोलती है यार समझ में नहीं आ रहा है कि संतरे 4 और सेब 3, मतलब सेब 4 और संतरे 3, ये कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से बार 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 वो बोलता रहा कि 3 सेब नहीं, 4 सेब हैं, 3 संतरे हैं, 4 सेब है, 3 संतरे हैं। इस तरीके से बार बार मोनू से टीचर पूछती रही कि यदि हमने आपको एक सेब दिया, एक सेब। एक बार उन्होंने गुस्से से आके बोला, मोनू ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक सेब दिया, दूसरा सेब दिया, तीसरा सेब दिया, कितने सेब हो गए आपके पास? तो वो बोलता है 4। तो बोलता है ऐसा क्यों? टीचर बोलती है ऐसा क्यों? बोले वो मैडम ना, एक सेब ना मेरे बैग में पड़ा है, एक सेब पहले से मेरे बैग में पड़ा हुआ है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये हमें नहीं पता। हम जब बोलते हैं और वो जवाब देता है तो वो सोच के साथ में देता है। हम सोचते हैं कि यार ऐसा रिप्लाई क्यों दे रहा है, तो ये समझने का जरूरत है पीछे की बात क्या है, हमें पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। तब वो बताएगा, तब हम उसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं यार बात तो ये है। तो यदि हम समझने का प्रयास करें तो सब कुछ समझ में आ सकता है, और यदि नहीं समझने का प्रयास करें तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। दूसरा, मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है लोगों से कि क्या आप इस व्यवसाय में 100% सफल होना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हम जब बातें करते हैं कि क्योंकि क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज में, कोई किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ हमें
सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, परीक्षाएं आती हैं, उन सबको हमें समझना पड़ता है। तो सबसे पहली परीक्षा यहाँ क्या आ सकती है, समय की परीक्षा। इसका मतलब ये है जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, आज की ट्रेनिंग हो रही है, संडे को सेमिनार होगा, बुधवार को ग्रुप मीटिंग होगी, सीनियर मीटिंग होगी, इनविटेशन, फॉलोअप, इन सभी के लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं इन सारी चीजों में लापरवाही करते, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के लिए जब हम समय निकालेंगे तभी हमें कुछ मिल पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, यदि आप कुछ देते नहीं है तो लौट के कुछ न, के अजीब नियम है। जब तक आप बीज बोएंगे नहीं तो फल उगेगा नहीं, और फल आप खा नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना बीज बोए और अंकुरित हो गया कुछ और अपने आप फल आ गया। बीज तो बोना पड़ेगा ना, खाद तो डालना पड़ेगा, पानी तो डालना पड़ेगा, तब जाके तो फल आएंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्वयं की परीक्षाएं आएंगी, आलस से करना, अनुमान लगाना। मैं अनुमान लगाना इसीलिए बोलता हूँ कि अनुमान क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को देख के कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन इस बिजनेस में आएगा और कौन नहीं आएगा। क्योंकि अगर मेरा सीनियर मुझे देख के अंदाजा लगाता, मुझे देख के ये सोचता कि अरे यार ये नहीं आएगा, यार ये पहले से व्यस्त है, इसको क्या जरूरत है बिजनेस दिखाने की, फालतू समय खराब होगा, तो मैं इस बिजनेस में कभी नहीं आ पाता। यदि मैं ऐसे सोचता कि यार मेरी टीम में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, जो आ गए हैं, मैं उनको दिखाने से पहले सोचता कि नहीं यार, आप सोचिए कि आप इस बिजनेस में आए हैं और आपको जिस भी व्यक्ति ने प्लान दिखाया, अगर वो ये सोचता कि अरे यार ये आएगा कि नहीं आएगा, छोड़ रहे हैं और बताने का जरूरत नहीं है, और पहले से अपने काम में मस्त है, क्या करेगा ये, जो भी सोचता, तो आप नहीं आ पाते यहाँ तक। तो मुझे लगता है कि हमें भी वो काम करना चाहिए, हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अगर हम अनुमान लगाने वाले बन गए तो सामने वाले के को हम बिजनेस में नहीं ला पाएंगे। और अनुमान क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान का काम होता है कि कोशिश करें। तीसरा, ईश्वरीय परीक्षाएं आएंगी बहुत सारी, घर में या फील्ड में अकस्मात घटना घटना, मौसम का लगातार बदलते रहना। और आजकल मौसम क्या चल रहा है आपको पता है? आज क्या मौसम चल रहा है? आज कोरोना टाइम चल रहा है, आज लॉकडाउन चल रहा है। आज बहुत सारे लोग वो उस समय को फील कर रहे हैं, उस वजह को फील कर रहे हैं, उस चीज को महसूस कर रहे हैं, उस समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसके बारे में कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कभी आपने सोचा था कि आप ऐसा कुछ आएगा, कोई बीमारी आएगी, क्या लॉकडाउन कुछ हो जाएगा? ऐसा आपने कभी कुछ सोचा था? नहीं सोचा था। आपने कभी सोचा था कि जिस मतलब इतने सारे विश्व युद्ध हुए, लेकिन कभी भी ट्रेन बंद नहीं हुआ। आज की डेट में ट्रेन बंद है। आज की डेट में दुनिया के बहुत सारे व्यापार जो है वो ठप है। में जो नौकरियां हैं उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी 52% नौकरियां जो है समाप्त हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। दुनिया का आम आदमी जो है वो सोच रहा है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं सवाल। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ना आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके मन में सवाल, आपके मन में धारणाएं चल रही है, जो आप चीजें आ रही हैं, उसका तोड़ क्या है, उसका रास्ता क्या है। और हम उन उन लोगों की श्रेणी में है कि नहीं यार सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे कि कुछ करके आगे निकल जाएंगे। हम किस जगह आ गए हैं? हम गलती से ही सही कहते हैं कि ये जो बिजनेस कोई चॉइस करके नहीं आता इस बिजनेस में। मैंने पहले ही बात की, कोई चॉइस करके नहीं आता, कोई ना कोई आपको ले आता है। और हमेशा इस बारे में जब मेरी बात होती है किसी से, तो मैं बोलता हूँ कि देने वाला हम और आप नहीं, देने वाला कोई और है। हम और आप तो माध्यम बनते हैं। जो आपके जीवन में इस बिजनेस को लेके आया वो आपको बहुत बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, लेकिन देने वाला वो नहीं हो सकता। देने वाला कोई और। मुझे जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को दिखाया वो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका अपलाइन, उसका सीनियर मेरे साथ है। लेकिन वो हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं, आशीष जी, उनका काम था माध्यम बन के आना, और वो माध्यम बन के चले गए, लेकिन देने वाला कोई और था। और हम इस बिजनेस में क्यों आए, इस बिजनेस में आने के बाद क्या होगा? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि लॉकडाउन हमारे लिए बहुत बड़ा एक जैकपॉट बन के आया है हमारे लिए, कि हम अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपने सुनी, समझी, देखी। और
मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इस लॉकडाउन में इस तरीके से काम करने का हमें मौका मिल रहा है, और इस पीरियड में हम और आप साथ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आगे की बात को। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है अपलाइन, डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू, डाउनलाइन, यू लिखा हुआ है, बहुत सारी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर लिखा हुआ है। तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपसे पहले जो लोग आए हुए होते हैं, जो आपसे पहले काम कर रहे थे, जो आपके बिजनेस में लाए हैं, उनके सीनियर जो होते हैं उनको अपलाइन बोला जाता है, अपलाइन लीडर्स। और वही अपलाइन लीडर्स जो आपको इस बिजनेस में सफलता दिला सकते हैं, उन्हें अपलाइन लीडर बोला जाता है, जो इस बिजनेस में आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको इस बिजनेस में कैसे काम करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वो सारी चीजें आपको अपलाइन के अलावा कोई नहीं बता सकता। तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे लेके आया है, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने की जरूरत है, उस व्यक्ति की बात मानने की जरूरत है। वो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा करने का जरूरत है, क्योंकि मैंने वैसा ही किया, इसी कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मैं बुद्धि नहीं लगाया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सौंप दिया, मैंने बोला सर आप जैसा बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इसी कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और इस बिजनेस में तीन चीजें ही आपको सफलता दिला सकती हैं: 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% आपको उत्साहित रहना पड़ेगा, 8% टेक्निक्स जो आपको समय समय पर ट्रेनिंग्स लेने के बाद धीरे धीरे सीखने मिलेंगी, काम करते करते आपको समझ में आएंगी। 2% फाइन ट्यूनिंग रखनी है। जिस भी व्यक्ति को आप बिजनेस में लाते हो उससे और अपने सीनियर से लगातार फाइन ट्यूनिंग रखिए। मैं बात करूं यदि 8 चरण की, सफलता के 8 चरण क्या है, तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ड्रीम है, लिस्ट है, इनविटेशन है, शो द प्लान है, फॉलो अप। ये सारी चीजें 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फन, ये सारे 8 चरण जो है इस बिजनेस में आपको सफलता दिला सकते हैं। यदि पहले हम बात करें ड्रीम की, ड्रीम क्या होता है दोस्तों? किसी भी काम को करने के लिए हमें उसका क्यों पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको क्यों पता चल जाएगा तो आपको काम करने में भी आसानी होगी और उस काम में सफलता पाने में भी आसानी होगी। तो क्यों करना है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये मैं नहीं मानता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें क्यों पता चल जाता है तो कैसे कि कोई ना कोई रास्ते जरूर मिल जाते हैं। तो गोल वर्सेस मिशन, कहते हैं कि ड्रीम जो होते हैं जिंदगी में 2 बार आते हैं, एक तो कल्पना में, एक वास्तविकता में। और मैं बहुत सारे लोगों से जब सवाल करता हूँ कि पकड़ना किसको चाहिए, तो बोलते हैं कि वास्तविक ड्रीम है। तो मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि वास्तविकता में यदि आपके बगल से मर्सिडीज निकली तो वो आपकी थोड़ी नहीं होगी। तो बोलते हैं सर तो आपके हिसाब से क्या है? मैं बोलता हूँ कल्पना से वास्तविकता तक आने में पकड़ के रखना चाहिए। आपका ड्रीम यदि आपकी कल्पना में आ गया है तो जब तक वास्तविक जीवन में ना आ जाए तब तक उसे पकड़ कर रखना चाहिए। तब आप सफल होते हो, तब आपका ड्रीम आपके सामने आता है, तब वो वास्तविक जीवन में आपको दिखाई देता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कल्पना में देखा अपने ड्रीम को और वास्तविकता में परिवर्तित भी किया और यहाँ से ड्रीम अचीव भी किए। तो मैं दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहित वलेचा है, कटनी शहर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों अभी तक मुझे सिस्टम में लगभग 11 महीने हो चुके हैं, बट मेरा एक भी ड्रीम अभी तक मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ। दोस्तों मैं कमिट करना चाहता हूँ आज आने वाले 1 महीने के अंदर मैं यहाँ से स्मार्टफोन अचीव करूंगा जिसकी कीमत 15 से 20,000 होगी, और 31 अगस्त 2020 तक मैं यहाँ पे अपना गोल्ड शिप कंप्लीट करूंगा, और उसके 2 महीने के अंदर मैं यहाँ से बाइक अचीव करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। यहाँ पर सुमन मैडम, सुमन साहू जी को इनवाइट कर रहे हैं। सुमन साहू प्लीज मैडम। यस सर। आइए आइए, आ रही है आवाज? सरिता जी सर आ रही है सर। मैं सरिता पाठक जी बोल रही है कि मुझे कुछ बोलना है। आप तो बोलिए, सरिता पाठक जी यहाँ भेजेंगी मैसेज। जी सर। जी दोस्तों नाम है मेरा सुमन साहू, और मैंने अभी तक जो लगभग 3.5 साल पहले मैंने अपना बिजनेस टेप शॉप शुरू किया था, और यहाँ से दोस्तों मैंने ढेर सारे सपने अचीव किए हैं। स्टार्टिंग में मैं बात करूं यदि, तो मैं तो जनरल शॉप चला रही थी, लेकिन जनरल शॉप चलाने के बाद मुझे यहाँ से लगा कि मैं सपने पूरे कर सकती हूँ सेफ शॉप के माध्यम से। तो दोस्तों मैं रियली बता रही हूँ, पहले मैं मोबाइल भी नहीं चलाती थी, एंड्रॉइड मोबाइल फोन ये कभी नहीं चलाया मैं कीपैड से काम करती थी अपना। और मैंने स्टार्टिंग मैंने ड्रीम बनाया था मोबाइल फोन का, तो एक ऑफर चल रहा था, उसमें मैंने कंपनी से मोबाइल फोन अचीव किया था। और नेक्स्ट मैंने अपना ड्रीम बनाया था लैपटॉप का। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अभी तक लगभग 3 से 4 लैपटॉप अचीव किए हैं, और
कभी लाइफ में लैपटॉप चलाया नहीं है। इस तरीके से मैंने लैपटॉप अचीव किया और इससे आगे फिर मैंने अपना ड्रीम सेट किया। और दोस्तों मैं इस तरीके से आगे जो ड्रीम सेट किया था वो स्कूटी, मेरे पास स्कूटी नहीं थी और एक नहीं दोस्तों, मैंने यहाँ से 2-2 स्कूटी अचीव की हैं सिस्टम के माध्यम से अभी तक। और नेक्स्ट मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था दोस्तों कि मेरे पास खुद की कार हो। तो दोस्तों परिवार में तो थी बट मुझे किसी की नहीं चाहिए थी, लेकिन रियली में मुझे खुद की चाहिए थी। मतलब जहाँ कहा जाता है कि बाप कमाई की नहीं चाहिए थी, आप कमाई की चाहिए थी, तो मुझे सेफ शॉप के माध्यम से मैंने आज से 2 साल पहले अपनी मनपसंद कार ऑटोमेटिक वैगनआर कार यहाँ से अचीव की है दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी थाईलैंड यात्रा यहाँ से लगभग 3 से 4 बार मेरा ड्रीम था। मेरे पापा जी फार्मर हैं, मैं किसान की बेटी हूँ और मैं अपने फादर को यहाँ से घुमाने ले जा सकूं, तो दोस्तों मैं उनको पिछले साल 2019 में यात्रा करा के लाई हूँ। तो थैंक यू ऐसे ग्रेट सीनियर, थैंक यू सर। प्लीज वेलकम मिसेस सरिता पाठक। सरिता जी आइए। जी सर, नमस्ते सर, मेरा नाम सरिता पाठक है, मैं होशंगाबाद शहर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैं सिलाई का कार्य करती थी और इस सिस्टम में जब मैं गई तो वहाँ मैंने देखा कि कैश टू मनी होती है। तो सबसे पहला ड्रीम तो मैंने ये बनाया कि जब सभी व्यक्ति यहाँ जा सकते हैं, लेडीज भी, तो क्यों मैं नहीं जा सकती क्या। तो फिर मैंने ड्रीम बनाया कि सबसे पहले तो जल्द से जल्द मेरी इनकम स्टार्ट करूंगी ताकि मैं भी स्टेज पर जाकर अपनी इनकम बोल सकूं। तो वह ड्रीम 1 ही हफ्ते में पूरा हो चुका। फिर उसके बाद जैसा कि ऑफर चल रहा था तो मैंने ड्रीम बनाया स्मॉल कि मुझे यहाँ से वॉशिंग मशीन अचीव करनी है। यहाँ से वॉशिंग मशीन अचीव की है 20 मार्च को। और उसके बाद अब मैंने बनाया कि मैं सेकंड 4000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 4000 बिजनेस वॉल्यूम राइट होना चाहिए, जिससे कि मुझे फ्रिज का ऑफर क्वालिफाई होगा। तो मैं ये अपना ड्रीम बना चुकी हूँ और जल्द से जल्द पूरा करूंगी। थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। सर इस हफ्ते की इनकम है सरिता पाठक जी की 4700 रुपए। बधाई हो मैडम, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस हफ्ते की इनकम सर। मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ श्रीमती उजमा सिद्दीकी जी को। उजमा जी आइए। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। उजमा जी आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है, आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते। क्या बात है, आप तो माइक वाइक रख के खड़े हैं। जी सर, पूरे घर को सुनाती हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी लगभग साल भर होने जा रहा है, 11-12 महीने हो रहे हैं बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। और इससे पहले मैं टीचिंग करती थी 4 साल तक, बट मैंने 4 साल में जो हासिल नहीं किया यहाँ पे टीचिंग से अपनी लाइफ में, वो मैंने इस बिजनेस में 4 महीने में हासिल कर लिया था, अचीव कर लिया था। मेरा पहला अचीवमेंट था लैपटॉप, और दूसरा अचीवमेंट सर फोन है, तीसरा अचीवमेंट सर वॉशिंग मशीन है, और मैंने अभी ऑफर जो चल रहा था उसमें भी कैश भी अचीव किया था, जिससे मैंने अपनी बेटी के लिए सोने का रिंग बनवाया था। थैंक यू सर, थैंक यू ग्रेट सिस्टम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैडम। सोनाली खान जी को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे। सोनाली खान जी। यस सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो सर हमारे जो सीनियर डायमंड है मिस्टर मनोज कुमार सुनी सर, तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। आप मेरे बहुत, आप मेरे आइडल, और मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मान के आगे चलती हूँ। और मैं अपना यहाँ पे एक छोटा सा ड्रीम है उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसको आगे अचीव करना चाहती हूँ अपने सीनियर सिस्टम की मदद से। सर मैं कहीं पर प्लान में जाती हूँ तो अपने फोन से ही स्लाइड देती हूँ। वैसे सीनियर ने हमेशा मुझे अपना लैपटॉप दिया है, बट नहीं, मैं अपनी अचीवमेंट अपना दिखाना चाहती हूँ। तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का लैपटॉप हो जो मैं सामने दिखा सकूँ कि मैंने अपनी इनकम से, अपने सीनियर, अपने सिस्टम से अचीव किया है। तो सर आगे मैं प्रेजेंट मतलब फ्यूचर में अपने सीनियर सिस्टम की मदद से आगे 1 मंथ में यहाँ से लैपटॉप अचीव करना है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्षमा राठौर जी। क्षमा राठौर जी। जी सर जी, नमस्ते सर जी। सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर जी। सर मेरा सपना है कि मैं यहाँ से वॉशिंग मशीन अचीव करूँ सर जी 2600 पेयर पे, और जो 16 जून तक सर मैं पूरी कोशिश करूंगी करने के लिए। मुझे यहाँ से लेना ही सर जी। थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टर।
थैंक यू। मैं सभी को थैंक यू बोलता हूँ और हैंड ओवर करता हूँ। हैंड ओवर टू आशीष आहूजा जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप। आशीष जी, हाँ अनम्यूट कर दिया आपको। जी सर। सर पोस्ट बना रहा स्क्रीन हूँ, शेयर। जी जी पोस्ट जी कर रहा हूँ मैं आपको। जी 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 सर। यस जी थैंक यू सर। मैं इसमें बन गया हूँ होस्ट। ठीक है। आपकी स्क्रीन में नंबर 8 और जी दिख रही है, कैंसिल कर दीजिए स्पॉटलाइट। आशीष जी, आशीष जी आवाज आ रही है? क्षमा राठौर जी का स्पॉटलाइट कैंसिल कर दीजिए। हाँ ओके जी सर। ओके सर। हाँ ठीक है। जी तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से सभी ने अपने ड्रीम शेयर किए, सारी चीजें बताई और इन्होंने वहां से किस तरीके से सफलता हासिल की है। आप समझ गए होंगे कि सफलता हासिल करने के लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए क्या, और ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कहते हैं कि सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपना देखते हैं, और इन लोगों ने सपना देखा और सपने को पूरा भी किया। और इन्होंने एक बात सबको बता दी है कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, और जहां से निकलते हैं रास्ता अपने आप बन जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों, यदि आपको भी इसी तरीके से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको सबसे पहले ये बात जानने की आवश्यकता है कि इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने दो ही काम किए जो आपको करना है। पहला तो लिस्ट बनाई इनने और इनविटेशन करना स्टार्ट किया। हमें भी करना है दोस्तों, सिर्फ यही दो काम करने हैं, लिस्ट बनाना है और इनवाइट करना है। लिस्ट कैसे बनानी है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर किन की लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, उन लोगों की बनानी है जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपके अच्छे संबंध है। सबसे पहली लिस्ट उनकी बनवानी है, अपने परिवार की बनानी है, अपने दोस्तों की बनानी है, अपने रिश्तेदारों की बनानी है, पड़ोसियों की बनानी है, हमारे आसपास के सभी लोग। और लिस्ट के लिए एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन इस बिजनेस में आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं। लिस्ट उसी तरीके से बनानी चाहिए जिस तरीके से, मान लीजिए आपके बेटे की शादी हो रही है और बेटे की शादी में आप कम से कम 100, 200, 500 लोगों को बुलाते हो, और अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से बुलाते, क्योंकि हम अब जूम में काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग में हम काम कर रहे हैं, हम ग्लोबल काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी को भी इन्वाइट कर सकते हैं, आप सभी की लिस्ट बना सकते हैं। आपके लिस्ट में अब क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आप जितने लोगों के नाम लिख सकते हो आप लिख लीजिए, और उन लोगों को आप इनवाइट कीजिए। और किन की आप लिस्ट बना सकते हैं? जिनको आप सिर्फ जानते हैं, आपके भले अच्छे संबंध नहीं लेकिन आप जानते हैं, दोस्तों के दोस्त, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, है ना, जो आपके साथ पढ़े हो, जो आपके साथ जॉब किए हो, जो आपके साथ काम कर रहे हो, जिनसे आपकी एक बार मुलाकात हुई, उन सभी के आप नाम लिख सकते हैं लिस्ट। ठीक है। लिस्ट बनाने के कई तरीके हैं। आप मेमोरी जॉगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे याददाश्त की ताकत से लिस्ट बनाने का तरीका बोलते हैं। याददाश्त की ताकत से कैसे लिस्ट बनाई जाती है? जैसे आप मन में सोचिए कि आप कितने प्रकार की नर्स को जानते हैं, विद्यार्थी को जानते हैं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो मोटे हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली बनाते हैं, या फिर दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। ऐसे आप नाम लीजिए। कौन साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है, कमजोर है, बलवान है, पहलवान है, आप ऐसे बहुत सारे नाम लीजिए, तो आपको बहुत सारे नाम धीरे धीरे याद आते जाएंगे और उनके नाम आप लिख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि सूची बढ़ाने के साधन में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो टेलीफोन कंपनी में काम करता है, आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गाड़ी तेज चलाता है, जो गंजा है, किसके बाल उड़े हुए हैं, आप दिमाग लगाइए किसके बाल उड़े हुए हैं, कौन बीवी का गुलाम है, कौन घर में ज्यादा रहता है, कौन बाहर ज्यादा घूमता है, ट्रक ड्राइवर है, जिसे डांस पसंद है, जो स्विमिंग करना जानता है, जो फुटबॉल खेलता है, जो खेलने जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम आपके मन में आएंगे, उनके नाम आप लिख लीजिए। और भी कई तरीके हैं लिस्ट बनाने के। फ्रेंड्स फॉर्मूला हम लिस्ट के तरीके को बोलते हैं कि लिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम करता है। आप फ्रेंड्स को वर्टिकल लिख लीजिए। F फॉर फ्रेंड मतलब दोस्तों के नाम लिख लीजिए, R फॉर रिलेटिव रिश्तेदारों के नाम लिख लीजिए, और I फॉर इंस्टीट्यूशनल आप जो साथ पढ़े उनके नाम लिख लीजिए, एम्प्लॉइज, E फॉर एम्प्लॉइज जो आपके साथ काम किए उनके नाम लिख लीजिए, N फॉर नेबर्स
जो आपके आसपास जो पड़ोसी हैं आप उनके नाम लिख लीजिए। ठीक है। डी फॉर ड्रीमर्स, आपके पास आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो ड्रीम देखते होंगे, आप उनके नाम लिख लीजिए। एस फॉर स्ट्रेंजर, कुछ अजनबी लोग होते होंगे, ऐसे आप बैंक में पैसे जमा कराने जाते हैं या फिर कहीं पैसे निकालने जाते हैं, कहीं आप रिचार्ज कराने जाते हैं, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, वहां आपकी मुलाकात किसी से हो गई, किसी ने बैंक में आपसे पेन मांग लिया, आप उससे नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें इस प्लान को दिखा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। और क्या तरीके हैं लिस्ट बनाने के? अल्फाबेटिकल लिस्ट बना सकते हैं। ए से कितने लोगों को आप जानते हैं, बी से आप कितने लोगों को जानते हैं, सी से आप कितने लोगों को जानते हैं। इस तरीके से आप लिस्ट और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के और कौन से तरीके हैं? आपके घर में आप देखिएगा कुछ शादी के कार्ड पड़े होंगे, क्योंकि शादी के कार्ड कभी कभी हम फेंकते नहीं हो, क्योंकि उसमें गणेश जी की फोटो लगी होती है। आप देखिए शादी के कार्ड खोलिए, उसमें कितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उन सभी को आप इनवाइट कर सकते हैं। इस बिजनेस प्लान में आप दिखा सकते हैं, उनके आप नाम लिख दीजिए। पुराने एल्बम कुछ ओपन कीजिए, उसमें आप तस्वीरें देखिए, उन सभी के नाम लिख लीजिए। जो जो आपके एल्बम में आपको दिख रहे हैं उन सभी के नाम लिख लीजिए। क्योंकि लिस्ट बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड लिस्ट बना सकते हो। हर उस आदमी का नाम लिख सकते हो जिस आदमी का नाम आपके मन में आ रहा है। उसके बाद इनवाइट करना है। ठीक है। इनवाइट कैसे करना है? आपको इनवाइट करने के लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहली बात तो सामने वाले को जब आप इनवाइट करते हैं तो सब इनवाइट करते समय सबसे पहले आपको यही बोलना है कि आप अपने मोबाइल में जूम इंस्टॉल करिए, जूम मीटिंग इंस्टॉल करिए। उन्हें कुछ नहीं बताना है, पहले तो आपको उनको जूम इंस्टॉल बताना है, क्योंकि बिना जूम इंस्टॉल किए वो प्लान देख ही नहीं पाएगा। तो हमें जूम इंस्टॉल कराना है, उन्हें बताना है जूम क्लाउड मीटिंग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। ये इनवाइट करने का तरीका है। आपको सामने वाले को बताना है कि लगभग 2 से 3 मिनट में 3 स्टेप में जूम डाउनलोड हो जाता है और इसमें कैसे आप मीटिंग में आ सकते हो। आप टेस्टिंग करवाइए, उसे बताइए कैमरा कहाँ से ओपन होता है, माइक कहाँ से ओपन होता है। ठीक है। या अगर कोई जूम जैसे नहीं डाउनलोड कर पा रहा है, और बहुत सारे लोग अभी ग्रीन जोन में काम कर भी रहे हैं और आपको लगता है नहीं यार ये जूम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो आप टाइम डिसाइड कर लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि संडे को 11 बजे मैं आपके यहाँ पहुंच रहा हूँ, एक जानकारी देनी है। आप संडे को 11 बजे पहुंच जाइए, आप अपने मोबाइल में प्लान चालू कर दीजिए और पूरे परिवार के साथ आप प्लान चालू करके देखिए। उन्हें उनके घर में यदि कोई स्मार्ट टीवी लगी हो तो स्मार्ट टीवी में आप स्क्रीन मिररिंग करके भी आप पूरे परिवार के साथ उसी समय जब आप प्लान चल रहा होता है, आप उस समय उनके घर में बैठ के एक साथ प्लान दिखा सकते हैं उनको। अपने साथ में आप कुछ ऐसे डिवाइस लेके जाइए, कुछ ऐसी चीजें, ब्लूटूथ स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें साउंड अच्छा आता हो। तो साउंड के लिए ध्यान दीजिए, साउंड से माहौल बनेगा और सभी को आप एक साथ बैठा के अच्छे से प्लान दिखा पाएंगे। तो इस तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है। तो इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, अनलिमिटेड तरीके हैं, और मेरे से बेहतर आपके सीनियर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि यार किस तरीके से आपको इनवाइट करना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सब तरीकों में आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा यदि मैं बात करूं कि इनवाइट करने के अलावा कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इनवाइट करने के बाद जैसे आपने लिस्ट बनानी, इनवाइट कर लिया, तो समय का ध्यान दीजिए। 11 बजे का यदि हमारा टाइम रहता है तो हम 11 बजे प्रॉपर अपने गेस्ट को ले आए। आप इसके लिए रिमाइंडर कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए। 10 बजे आप कॉल लगा लीजिए, 10:30 बजे उनको बोलिए आप ज्वाइन करके आप रेडी रहिए, नेट ओपन कर लीजिए। नेट ऑन करने के बाद आप किसी शांत जगह में बैठ जाइए, क्योंकि शांत जगह में अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं बैठा है तो प्लान ना देख पाएगा अच्छे से, ना समझ पाएगा। तो उसे शांत जगह में बैठने को कहिए। हम भी खुद अब किसी ऐसी शांत प्लेस में बैठे कि किसी व्यक्ति को हमारी आवाज जाए तो प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कि प्लान देखने के बाद एक प्रोसेस होता है फॉलोअप का। तो हमें फॉलोअप किस तरीके से करना है, आप अपनी अपनी जूम में आईडी बना लीजिए। मान लेते हैं कि आपके 10 प्रोस्पेक्ट हैं जो प्लान में बैठे हैं, 10 लोग आपके प्लान में बैठे हैं, तो राउंड सर्कल लेना बहुत जरूरी है। तो आपको करना ये है कि जब आपके 10 प्रोस्पेक्ट प्लान देख लेते हैं उसके तुरंत बाद एक एक करके आप उनको 15-15, 20-20 मिनट के लिए उनको राउंड सर्कल में लेना है। जैसे आप हो गए, आपके सीनियर, आपके अपलाइन जो है, आपका जिसके रेफरेंस में व्यक्ति बैठा हुआ है, और एक नया व्यक्ति उस जूम मीटिंग में हो। 3-4 लोग मिलके आप राउंड द सर्कल ले सकते हैं। अब सामने वाले से पूछिए कि आपके क्या सवाल हैं, क्या जवाब है, जो भी उसकी समस्या है उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लोग इस बिजनेस को देखते ही इसके लाभ समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझने में समय लगता है।
उन लोगों की शंकाओं का निवारण करके बिजनेस में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही फॉलोअप कहा जाता है, जो कि राउंड द सर्कल में ही हो जानी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा का समय लेते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोस्पेक्ट भटक जाए और इस बिजनेस को समझ ना पाए और वो किसी और ऐसे व्यक्ति से पूछ ले जो व्यक्ति इस बात की जानकारी न रखता हो, इस प्लान की जानकारी नहीं रखता हो, इस प्लान के बारे में उसे नहीं बता पाए कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या डिसीजन लेने में उसे दिक्कत हो। तो इसी कारण आपको राउंड द सर्कल तुरंत ले लेना चाहिए और विद इन मेरे को लगता है कि विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो जो यहाँ पे फॉलोअप है या फिर फॉर्म फिलअप कराना है, डीडी का फॉलोअप है, ये सारी चीजें आपको 24 घंटे के अंदर, प्लान देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही सारी चीजें क्लोजिंग कर लेनी चाहिए। और आफ्टर द मीटिंग आपको तुरंत, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द मीटिंग, इसका मतलब जैसे ही मीटिंग समाप्त हो, जैसे ही प्लान समाप्त हो तो आपको उसे राउंड द सर्कल लेके सारी चीजें उसकी क्लियर करनी है। टेप बुक्स एंड फंक्शन के से मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी वीडियोस, जितनी भी चीजें यहाँ पे दिखाई और बताई और सिखाई जाती हैं, उन सभी को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अभी हमने एक वीडियो देखा है और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिनको आपको सीखने से आपको समझ में आएगा कि इस प्लान में और किस तरीके से, इस बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है। लिटरेचर और बहुत सारी बुक्स हैं जो इसमें इस बिजनेस में आने के बाद मिलती हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको आपके सीनियर के माध्यम से मिली होंगी। उन सारी चीजों के माध्यम से भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। सफल होने का एक ही मूल मंत्र है। सफल होने का क्या मूल मंत्र है इस बिजनेस में? कई लोग मुझसे पूछते हैं सर चलिए अगर इन सारी चीजों को एक बात में आप डिस्क्राइब करें, एक वर्ड में, कि ये सारी चीजें कैसे मिल सकती हैं, सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेवल कैसे अचीव हो सकते हैं, इनकम कैसे आ सकती है, ये सारी चीजों को एक शब्द में यदि आप बताना चाहें तो क्या बोलेंगे कि इस बिजनेस में क्या जरूरी है? तो मैं एक शब्द में यदि बताना चाहूँ तो क्या जरूरी है, वो सबसे जरूरी चीज है मीटिंग। हम मीटिंग से, मेरा तात्पर्य सारी मीटिंग से, ग्रुप मीटिंग, प्लान मीटिंग, होम मीटिंग, जूम मीटिंग, राउंड द सर्कल मीटिंग, फॉलोअप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें से एक भी मीटिंग को छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। तो अगर दूसरा वर्ड यदि कोई मेरे से पूछता है तो मैं उसको दूसरा वर्ड बोलता हूँ कि दूसरा वर्ड क्या है इस बिजनेस में सफल होने के लिए जरूरी, तो वो भी मीटिंग है। और अगर कोई तीसरी चीज पूछता है तो मैं उससे बोलता हूँ कि तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी है मीटिंग। तो मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और धन्यवाद, आप बहुत अच्छे श्रोता थे, आपने इतनी देर मेरी बात को सुना। और मैं अंतिम 4 लाइनों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे अपने डायमंड लीडर को मैं माइक दूंगा। तो एक बात आती है मन में, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो, तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो एक नेटवर्कर था, उससे एक दिन किसी ने पूछ लिया कि आप करते क्या हो, तो उस नेटवर्कर ने बहुत ही शानदार सा जवाब दिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यदि कोई नेटवर्कर से पूछता है कि आप करते क्या हो तो बहुत ज्यादा वो सोचता है कि यार मैं उसको क्या बताऊं। तो वो जो व्यक्ति था, जो नेटवर्कर था, वो बहुत ही पुराना था और बहुत सारे एक्सपीरियंस थे उसको, बहुत सारे अचीवमेंट थे। तो उसने 4 लाइनों से अपना परिचय दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप साथ लेके जाइएगा और उसी के साथ मैं इस मीटिंग का इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। जो मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ जो उस नेटवर्कर ने बोली थी अपने लिए कि मैं क्या करता हूँ, उसने ये बोला था कि मैं सुनहरे सुरों को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। अपना परिचय दिया कि मैं सुनहरे सुरों को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, लेकिन मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर आशीष जी। थैंक यू सर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना शानदार मौका मिला और आपने इतनी देर मुझे सुना। थैंक यू सर। थैंक यू आशीष जी।